ओके गाइस, तो स्ट्रीम काफ़ी अब्रप्टली एंड हो गई क्योंकि जो इंटरनेट था वो 11:30 पे स्विच हो जाता है। एंड मैंने इतनी सारा जो पढ़ाया था ये सारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वी विल स्टार्ट अगेन। चलिए, मतलब अब मैं इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ और ये फिर से मतलब कवर करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रीम में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आपने भी देखा होगा जो लास्ट वाला जो सेशन है बहुत अब्रप्टली ख़त्म हुआ होगा, राइट? चलिए, तो इसको हम एक बार क्लीन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा था, पपेट वाला तो हमने इतना मैंने बोला था, फिर उसके बाद स्ट्रीम बंद हो गई। तो गांधी जी का हरिजन कैंपेन एंड थॉट ऑन कास्ट क्या था? गांधी जी को एक चीज़ समझ में आ गई कि अरे, मैंने मुस्लिम्स को तो जोड़ लिया, जोड़ने की कोशिश तो की कम से कम जब खिलाफत आंदोलन था। यार ये हरिजन्स, हिंदूज जो अपर कास्ट बाकी जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनसे इतने कट ऑफ है भाई दलित की मैं मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तो गांधी जी कहते अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो गांधी जी जब जेल से आए तो इन्होंने एक पीरियोडिकल निकाला हरिजन, इन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया। इन्होंने अपर कास्ट हिंदूज को कहा कि जो तुमने अपने पास्ट में जो अत्याचार किए हैं दलितों पे उसकी उसकी उन गुनाहों की माफ़ी मांगो। एंड हरिजन्स की टेम्पल एंट्री की तरफ, मतलब हरिजन्स की टेम्पल एंट्री के ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया। और इसका जो एंड था, मतलब क्या कहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड वाज दैट कि जो अपर कास्ट हिंदू थे उन्होंने इनको कहा कि आप एंटी हिंदू हो, हम आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते। और उन सब ने मिलके हिंदू जो टेम्पल एंट्री बिल था उसको भी डिफीट कर दिया। टेम्पल एंट्री बिल यही कहता था कि सारे के सारे हिंदूज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब टेम्पल एंट्री की बैटल वहाँ से चल रही है और आज हम सबरीमाला का ये भी देख रहे हैं। तो फिर फिलोसॉफिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या थे अम्बेडकर जी और गांधी जी में? अम्बेडकर जी कहते थे कि भाई आदमी तभी सुधरेगा जब लॉ बदलेगा। ठीक है, अपील ऑफ लॉ। गांधी जी कहते थे ना, अपील ऑफ हार्ट, कि भाई तुम कितने भी लॉ ले आओ, डाउरी का लॉ आ गया ना, लेकिन आज भी आदमी एकदम छाती सीना चौड़ा करके डाउरी लेता है और डाउरी देता भी है ना? क्यों? क्योंकि हार्ट में, मन में बदलाव नहीं हुआ, है ना? तो लॉ डिटरमाइंस द डायरेक्शन जो कि सोसाइटी को लेनी चाहिए। एक्चुअल क्या लेगी सोसाइटी, वो डिटरमाइन करेगा सोसाइटी के एथिक्स। चलिए, तो गांधी जी एक तरीके से ठीक भी हैं लेकिन लॉ भी ज़रूरी है। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये कहते हैं कि भाई हम तुमसे मांग रहे आज़ादी, है ना? तुम हमको बता, हमको घिसी पीटी बातें दे रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, होम रूल मूवमेंट थी तो उसमें कह दिया कि हमको चाहिए डोमिनियन। तो फिर उसके बाद हमने नेहरू रिपोर्ट में भी बोला कि चलो डोमिनियन ही दे दो। फिर उसके बाद हमारे फ्यूरियस जाबाज जवाहरलाल नेहरू जी कहते नहीं, हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए, ये क्या फालतू की चीज़ें दे रहे हो? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 इतना पीछे था कि ना ही ये पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है ना ही ये डोमिनियन की बात कर रहा है ना? तो ये बेसिकली अलग ही टेंजेंट पे चल रहा है, तो इसीलिए किसी ने इसको नहीं माना, बोले फालतू नहीं चाहिए। लेकिन इसके फीचर्स क्या थे? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती थी। ये कहते थे कि जो डायरकी डायरकी खेल रहे थे ना मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के नीचे, उसको हम हटा देंगे। पूरी की पूरी छूट, पूरी की पूरी आज़ादी होगी प्रोविंसेस के पास। और गवर्नर्स जो होंगे वो मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेंगे। बाईकैमरियल लेजिस्लेचर बना देंगे सेंटर में, और यूनिकार्मल लेजिस्लेचर बना देंगे इन द प्रोविंस। और सेंट्रल लेवल पे डायरकी ले आए। ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए। और इसके नीचे फिर इलेक्शंस होने थे। कांग्रेस फिर से सोच रही है भाई क्या करें क्या करें क्या करें। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि गाड़ी तो दे दी जिसमें इंजन है नहीं और सारी की सारी ब्रेकें लगी हुई हैं। ठीक है, तो अब कांग्रेस सोच रही है क्या करे क्या करे क्या करे। फिर उसके बाद डिसाइड ये होता है कि भाई लड़ लो, कोई बात नहीं, तुम तो पहले भी लड़ ही रहे थे ना 1919 के नीचे स्वराजी बन के, अब पूरा ही लड़ लो। तो कांग्रेस लड़ती है, 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में जीत हासिल करती है। अब कांग्रेस क्या बोलती है, भाई हम जीते, है ना, हम जीते, हम इसको इस्तेमाल करेंगे हमारे ही एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए। तो कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने काउंसिल वर्क करने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने क्या बोला कि मतलब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि मतलब जो जो काउंसिल, जो भी काउंसिल्स होंगी जिनमें ये रिप्रेजेंट होके जाएंगे, हम वहाँ पे लोगों की एडवांटेज के लिए फेवरेबल एक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि प्रोविंसेस की सरकार तो इनकी है ना। तो ये कहते थे हम उनके फेवर में एक्ट बनाएंगे, ऐसे लॉज लेकर आएंगे जो कि हमारे मासेस को फेवर करते हो, पॉजिटिव लेजिस्लेशंस लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे मनरेगा हो गया, पॉजिटिव लेजिस्लेशन है, ऐसी लेजिस्लेशन लेकर आएंगे।
इसके बाद ये कह रहे थे कि स्टेट पावर तो हमारे पास है, चाहे वो पुलिस हो, एक लेवल तक तो है ही ना, पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब वो रिस्पॉन्सिबल प्रोविंसेस को है, तो स्टेट पावर हमारे पास है, हम उससे हमारे गोल्स को एडवांस कराएंगे। कि मतलब हम बेसिकली, कांग्रेस का गोल क्या है, एजुकेशन है तो स्कूलों की परीक्षा का स्कूलों का निरीक्षण इंस्पेक्टर कर लेगा। हेल्थ है तो जाके कांग्रेस के जो लोग हैं वो जाके देखेंगे कि हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या धांधलियाँ हो रही हैं, कहाँ पैसे चाहिए, क्या स्टेटस है। इसी के साथ साथ ये देखो, कांग्रेस वॉज एबल टू कंट्रोल कम्युनल राइट्स, है ना, जब जो इनके प्रोविंसेस में जब कम्युनल राइट्स हो रही थी, तो इन लोगों ने, ये लोग इसको कंट्रोल भी कर पा रहे थे, है ना। और इसी के साथ साथ इन लोगों ने काउंसिल का इस्तेमाल किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फॉस्टर करने के लिए। इन लोगों ने फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इन लोगों ने वो जो मिथ थी ना कि इंडियंस अपने आप को रूल नहीं कर सकते, उस मिथ को तोड़ा, क्योंकि इतना फैंटास्टिकली रूल करा कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट होती है तो कांग्रेस वाले यही कहते थे, वो 1935 में हम आए थे, मजा आया था ना, वैसा ही अगर पूरे इंडिया में चाहिए तो आज़ादी करनी है, ठीक है। तो फिर लोग कहते हैं हाँ भाई वो तो मस्त था, और क्या चाहिए हमको, ठीक है। और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की भी होप्स आने लगी, क्योंकि अब वो करप्शन नहीं हो रही, क्योंकि ये सब मॉरल ही है ना, मॉरल है एकदम। पहले तो ब्रिटिशर को घूस देनी पड़ती थी, ये मॉरल है भाई, क्योंकि नई नई शक्ति मिली है, नई नई सरकार जब पावर में आती है एकदम मॉरल होती है, ना खाएंगे ना खाने देंगे टाइप्स। तो अब बेसिकली इनको घूस नहीं देनी पड़ रही, इंडस्ट्रियल क्लास कह रही है, ये कह रहे हैं हमको बिजनेस लगाना है, बोल रहे हैं दो लगाओ एक क्यों लगाना है, ऐसी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, 1939 सितंबर 3 1939 को ब्रिटेन जो है डिक्लेयर कर देती है वॉर अगेंस्ट जर्मनी, क्योंकि जर्मनी जो है वो पोलैंड पे हमला कर देती है, ठीक है। तो अब और वो बोल रहे हैं कि इंडिया ने भी सपोर्ट कर दिया है वॉर को, मतलब ब्रिटेन एंड ब्रिटिश इंडिया दे बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन वॉर। वो कह रहे अबे हमसे तो पूछा भी नहीं। तो वो बोलते तुमसे क्या पूछना है, तुम तो मतलब हमारी कॉलोनी हो। तो वो कहते हैं बट हम, ये जो हमने जो पोस्ट ली थी 28 महीने इन लोगों ने ये चलाई और फिर उसके बाद रिजाइन कर दिया ऑन मॉरल ग्राउंड्स की भाई, जब हमसे पूछे बिना ये सरकार चल रही है तो हम सरकार का पार्टी नहीं है तो हम क्यों आए इसमें। तो पूरी की पूरी कांग्रेस ध्वस्त हो गई एकदम, मतलब पक करके पूरा, मतलब टोटल रेजिग्नेशंस मिले। एंड जो सरकार है वो सेटबैक में आ गई, क्यों, क्योंकि अब इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस या फिर विद द सपोर्ट ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, है ना। अब वो पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उसने तो रिजाइन कर दिया। अब क्या हुआ, जो ऑफिसेस है वो वेकेंट है, सारी की सारी फाइल फंसी हुई है, लोगों के अंदर डिसकंटेंट आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं पाएगी, अब पता नहीं चल रहा भाई गवर्नर क्या करेगा, या इसके घर जाएं उसके घर जाएं क्या करें। तो इसीलिए अब क्या होगा, ऑगस्ट ऑफर आएगा मनाने के लिए, ठीक है। ऑगस्ट ऑफर आता है, ये कहते हैं डोमिनियन स्टेटस चाहिए दे देंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए ले लेना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए हाँ ले लो, वॉर के बाद दे देंगे, और वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कर देंगे। कांग्रेस कहती है भाई ये दबाव में आ गए हैं, है ना, अब हम नहीं पीछे हटेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरी की पूरी डिमांड करेंगे। वो क्या था, वो था कि अब हमको चाहिए नेचुरल राइट ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है ना। कांग्रेस कहती है कि हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, ऑगस्ट ऑफर रख लो। अब हमको पता है तुम दबाव में हो, क्योंकि हिटलर भी तुमको मार रहा है, और यहाँ पे तुम हमारे बिना भारत की सरकार अब नहीं चला सकते। तो फिर उसके बाद गांधी जी भी कहते हैं भाई मौका तो अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादा पुश नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि गांधी जी कहते थे ना कि सही गोल्स को पाने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए हम गलत मीन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब ब्रिटिश फँसे हुए हैं वॉर के साथ विद फासिज़्म, है ना? एंड नाज़िज़्म, तो हम बेसिकली इसमें लेसर इवल जो कि ब्रिटिश है, हम उसका साथ देंगे। तो गांधी जी कहते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये सब कहने की बातें। गांधी जी को पता है अभी मूवमेंट स्टार्ट करूंगा कल तोड़ देंगे मिलिट्री इलाके, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस में। तो गांधी जी कहते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह करो अपने लेवल पे। मेरा पहला जो सत्याग्रही है वो विनोबा भावे है, और दूसरा जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। तो ऐसे करते करते 25,000 लोगों की अरेस्ट हो गई थी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सत्याग्रह। गांधी जी ने देखा कि मामला गर्म है, एंड नाउ ही इज वेटिंग फॉर दैट दैट क्या कहते हैं, वो एक स्पार्क होता है ना, उसका वेट कर रहे हैं। और वो आता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स कहता है, क्रिप्स मतलब ऐसे कि मतलब बस बातूनी आदमी, कि मतलब वो वैसे चर्चिल ने उसको यही बोल के भेजा था कि तू बस हाँ हाँ करते रहना बाकी हम देख लेंगे। कभी ना ये कहता है कि हाँ हाँ वी विल, जैसे यहाँ पे देखो, ये कभी कहेगा कि हाँ हाँ वी विल हैव अ कैबिनेट, वी विल हैव अ नेशनल गवर्नमेंट, फिर बाद में कहता है अरे अरे मेरा उसका मतलब था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपकी सीट इंक्रीज करेंगे, इंडिपेंडेंस या डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे ये कहता था कॉन्स्टिट्यूशन हाँ बना लेना, आज़ादी के बाद बना लेना, मतलब जब वॉर खत्म हो जाएगी बना लेना, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हाँ हाँ, मतलब इसने कहा था डोमिनियन स्टेटस देंगे जो कि हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके थे,
है ना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर। ऑप्शन टू ऑप्ट आउट। यहाँ पे बेसिकली कांग्रेस को खटक गई। ये कहते हैं कि प्रिंस अभी तक कह रहे थे कि प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश सरकार के नीचे है ना? फिर उसके बाद इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ वो इक्वल स्टेटस वाला जो है ना, इक्वेटिंग फेडरेशन, वो वाला कर दिया। अब कह रहे हैं कि अगर हैदराबाद का निज़ाम, मैसूर या फिर भोपाल, जयपुर की ये स्टेट या फिर कोई भी राजपूताना वो चाहे कि इंडिया में नहीं आना तो आप रह सकते हो, आप बाहर रह सकते हो। ये कहते हैं ये क्या कर दिया, है ना? तो फिर बेसिकली अब क्रिप्स ऐसे था, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, टेक इट और लीव इट। कांग्रेस कहती है नहीं चाहिए, जाओ, है ना? तो फिर उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या हो गया? फिर गांधी जी कहते हैं कि भाई ये तो मतलब क्या कहते हैं, ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक पकड़ा रहा हमको, हम इसको बताते हैं। और गांधी जी फिर कह देते हैं कि अगस्त मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हो जाता है गोविला टैंक से, ठीक है? और गांधी जी कह देते हैं कि ये लास्ट बैटल है, डू और डाई। अब भाई गांधी जी ने डू और डाई का बोल दिया, अगर एक पैसिफिस्ट आदमी ऐसी एग्रेसिव टोन रखेगा तो फिर क्या होगा भाई? फिर उसके बाद सड़कों पे मतलब एकदम मतलब क्या कहते हैं, मतलब देयर वाज नथिंग गांधीयन अबाउट द दिस क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? तो फिर सरकार ने गांधी जी को बोला कि भाई प्रोटेस्ट को रोको, तुमने चौरी चौरा रोक दिया था क्योंकि वायलेंस हो रही थी। तो गांधी जी कहते हैं कि उस समय पे, है ना, कि गांधी जी ने कहा कि ऐसी शैतानिक रजीम के साथ, मतलब ऐसी शैतानिक रजीम जो है, ये लोगों का गुस्सा उभर रहा है कि वो वायलेंट हो नहीं रहे हैं, वो मतलब वायलेंट होना नहीं चाहते, वो हो जा रहे हैं। गांधी जी ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो कांग्रेस कहती है हाँ भाई खेल लो तुम भी, अब मतलब इनके हाथ बंधे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, सारी की सारी जो टॉप लीडरशिप है उठा के जेल में डाल दी। और यहीं पे नेक्स्ट जनरेशन निकलती है, देखो, दादा भाई नौरोजी याद आ रहे हैं, उनके बाद तिलक, उनके बाद गांधी जी, उनके बाद नेहरू जी, एंड वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे एक साथ ही आ जाएंगे। अगली लीडरशिप जयप्रकाश नारायण, उसके बाद राम मनोहर लोहिया, उसके बाद सुचेता कृपलानी, उसके बाद ये सारे के सारे, अब उषा मेहता, है ना, अरुणा आसिफ अली, है ना, अब ये सारे जो हैं ये छोटे छोटे लीडर उभर रहे हैं क्योंकि मेन लीडर जा चुके हैं। इन्होंने फ्रीडम, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, इसकी भागदौड़ इन लोगों ने संभाल ली। और इसकी वजह से क्या हुआ, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। क्यों भाई? क्योंकि जब गांधी जी ने कह दिया कि क्विट इंडिया, तो फिर सारे के सारे आ गए, बीजू पटनायक, उषा मेहता, छोटू भाई पुरानिक, फिर अच्युत्य पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका, ये सारी तो एलीट फैमिलीज हो गई, है ना? तो ये सारा कुछ हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो गांधी जी की मूवमेंट थी, है ना, ये अब इसमें आता है कि ये स्पॉन्टेनियस थी या फिर ये ऑर्गेनाइज थी, कि एकदम मॉब रेज हो गई क्योंकि जो लीडर है वो तो है नहीं, तो जो प्रोटेस्ट होगी वो तो जाएगी ही, है ना? और यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, जो ललित गोयल लिखता है, बाय फार द मोस्ट सीरियस रेबेलियन सिंस 1857, है ना? और यहाँ पे इसको स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ये देखो क्या लिखा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा था, इसको कहते हैं अगस्त क्रांति, मतलब पूरा भारत हिल गया था, मतलब मैं जो मेन चीज़ होती है किसी भी देश की, वो जड़ होती है ना? ये देखो, यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे आओगे, ये देखो, यहाँ पे जड़ जो होती है वही हिल गई थी। रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हो रही है 1946 में, ठीक है? यही नहीं, रॉयल एयर फोर्स की म्यूटिनी भी हो गई थी 1946 में। कि मतलब इसने ना एक इवेंट ट्रिगर कर दिया पूरे इंडिया में, क्विट इंडिया मूवमेंट ने, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देखोगे, क्विट इंडिया मूवमेंट होती है, फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट थोड़ी शांत होती है, तो CR फार्मूला या राजाजी फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि अब जो सरकार है वो ये चाहती है कि सर, ये जो लोग हैं, मतलब जो कांग्रेस है वो वापस अपनी, मतलब वॉर ख़त्म हो चुकी है, सरकार चाहती है कि कांग्रेस वापस आ जाए हम उस गवर्नमेंट में जैसे 1935 में थी, और हम वापस भारत पे राज कर सके कांग्रेस की मदद से, ठीक है? कांग्रेस कहती है नहीं आना, पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है? और इसी के साथ-साथ मुस्लिम लीग जो थी, उसने भी अपना स्टैचर बहुत हाई कर लिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को काटने के लिए मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग को फंड फंड और पूरी की पूरी खुली छूट दे रखी थी। अब सी राजागोपालाचारी जो हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसे तो देश नहीं चलेगा, थोड़ा-सा मतलब आगे-पीछे करना चाहिए, ठीक है? तो सी राजागोपालाचारी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो इंडिपेंडेंस की डिमांड कांग्रेस की सपोर्ट करेगी, ठीक है? लीग जो होगी वो कांग्रेस के साथ काम करेगी ताकि एक टेम्पररी नेशनल गवर्नमेंट बन सके। और वॉर के बाद क्या होगा कि एक पोल पोल होगी, और पोल में जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स हैं, वहाँ पे अगर मेजॉरिटी ने वोट करा कि उन्हें अलग कंट्री चाहिए तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है? और तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ए फोर मेंशन्ड तभी मानी जाएँगी जब इंग्लैंड कंप्लीट इंडिया को अथॉरिटी दे देगा। तो जिन्ना जो है ना, वो ऐसे बोलता है हाँ, कर लेंगे। लेकिन बाद में भाई जिन्ना इतना गंदा आदमी, उसने बोला कि ये जो वोटिंग होगी मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन में, इसमें बस मुसलमान वोट करेंगे। ठीक है भाई, तुम कर लेना, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ कर लेना। बट भाई पंजाब पंजाब में तो सिख भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। ये कहते हैं कि पंजाब का फेथ सिख डिसाइड नहीं करेगा, पंजाब का फेथ पंजाबी मुसलमान मुस्लिम डिसाइड करेगा। है ना? ऐसी बातें करने लग गया, फिर तो कंक्लूजन पॉसिबल नहीं था। तो गांधी जी ना के टॉक्स होते हैं और फिर वो टॉक्स कहीं पे नहीं जाते, है ना? यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, द प्लेबिसाइट अलाउ ओनली वोट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मुस्लिम्स, नॉट फ्रॉम द फुल पॉपुलेशन। भाई फिर तो जीत ही जाएगा, है ना? मुसलमानों का तो है ही कि चढ़ा देंगे उनको, कि गजवाए हिंद करेंगे, वापस लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो करा ही लेगा। तो फिर उसके बाद पता चल गया कि भाई गांधी जी को भी समझ में आ गया ये बेवकूफ़ आदमी, इससे कोई बात करने का प्लान नहीं है। वेवल कहता है मैं सुलटाता हूँ, मैं थोड़ा मामला सेट करता हूँ। वेवल एक ऑफर रखता है। वेवल कहता है कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम मेंबर्स और हिंदू मेंबर्स होने चाहिए। और कांग्रेस ना लिटरली ऐसे थी कि हाँ भाई, मतलब ये ठीक है, मान लो, ठीक है, कि मतलब करते हैं इसको, मतलब फॉरवर्ड करते हैं। गांधी जी क्योंकि कह रहे थे कि नहीं भाई, ये जरूरी है, हिंदू मुस्लिम करते रहो, है ना? गांधी जी ने ये भी कह दिया था कि जिन्ना कोई बुला लो भाई, जिन्ना की ही सरकार बना दो, इतना मर रहा है वो शक्ति के लिए। तो ठीक है, तो गांधी जी तो इस मूड में थे। तो फिर उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होती है वेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए। कोई कंसेंसस बैठता नहीं है, नेगोशिएशन फेल हो जाती है। यहीं पर यहीं पर क्या होता है, आईएनए के ट्रायल स्टार्ट होते हैं। आईएनए के ट्रायल स्टार्ट होते हैं और आईएनए के ना ये 20,000 सोल्जर कैप्चर करते हैं। ठीक है, 20,000। इन सोल्जर्स को ये कहते हैं ब्लैक्स, ग्रेस एंड वाइट। ब्लैक मतलब वो जो कि कंप्लीटली रेडिकलाइज्ड हैं, तो इनको ये लोग क्या करेंगे, जेल में डालेंगे। ग्रे एंड वाइट वो हैं जिनको कि ऐसा है कि भाई इनको पैसा दो, पैसे पेंशन दे दो, और फिर ये बाहर मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, ये बस रेडिकलाइज्ड हैं, मतलब ये प्योरली रेडिकलाइज्ड हैं। तो ऐसे करते करते ये ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रही थी ना कि हम पब्लिक ट्रायल करेंगे और ये बताएंगे कि इन लोगों ने, आईएनए ने कितनी अट्रॉसिटी करी है, कितनी ईवल फोर्स है ये। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग हिटलर के साथ थे ना, तो इनको लग रहा था कि इंडियंस भी आईएनए को ईवल फोर्स मान लेंगे, क्योंकि हिटलर को तो ये लोग हरा ही रहे हैं, है ना? लेकिन इनको पता नहीं था कि इन लोगों ने अपनी कब्र खोद ली। क्यों? पीके सहगल हिंदू, जीएस ढिल्लों सिख, शाहनवाज खान मुसलमान। भाई पूरा इंडिया इनके पीछे हो गया कि इनको कुछ नहीं होने देना। ठीक है, कुछ भी हो जाए इनको कुछ नहीं होने देना। रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी होती है, जो कि जिसमें ना एक शिप है, उसका नाम क्या है, हिज मैजेस्टी, अरे यार, हिज मैजेस्टी इंडियन शिप, ऐसा कुछ है, तलवार। आईएनएस तलवार का नाम सुना होगा, नाउ यू नो द हिस्ट्री। इसके ऊपर बड़े बड़े में लिख देती है, जो वहाँ की जो नेवी होती है वो लिख देती है ऐसे, क्विट इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद रॉयल इंडियन जो एयरफोर्स होती है वो भी म्यूटिनी कर देती है, वो बोलती है हम भी नहीं मान रहे अफसरों का ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब भाई ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अपनी अंगूठे के नीचे कैसे दबाया, मिलिट्री के थ्रू। मिलिट्री कह रही है हम आपकी बात ही नहीं मान रहे, मिलिट्री बड़ा बड़ा लिख देती है काले पेंट से, क्विट इंडिया। ठीक है, तो इनको पता चल गया कि भाई अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। ठीक है, अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। तो अब क्या होगा, और उस समय पे ना एक वेव स्टार्ट हो गई थी। देखो, जैसे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई ना, तो यूएसए, यूएसएसआर और यूके एक तरफ थे और इस तरफ जर्मनी थी, और फ्रांस भी थी, चलो मान लो। अब यूएसएसआर प्रो इंडिया थी ही, यूएस प्रो डेमोक्रेसी है। यूके को कहते हैं भाई तेरे पास अब खुद के पैसे खाने को नहीं है, हिटलर ने तेरा घर तोड़ दिया, इंडिया को आज़ादी दो। तो यहाँ से वो इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिली यूके, इंडिया की तरफ के लिए। इसी के साथ साथ एक आइडिया बहुत ज़ोर से फैल रहा था। वो कह रहे थे कि भाई वाई डू वी हैव टू एडमिनिस्टर द बॉडी, कि मतलब कॉलोनी क्यों बनानी है, मतलब वो हमारे शरीर पे ही तो राज कर रहे थे वो लोग, जब हम उनके गुलाम थे। वो कहते हैं व्हेन यू कैन एडमिनिस्टर द माइंड। ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी नीड, मार्केट। तो वहाँ से नियो कॉलोनियलिज्म का आइडिया आया कि हम
सेंटर में रहेंगे और बाकी ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है इसको डिपेंडेंसी बना के रखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब जिस पे देख रहे हो किसका? अमेरिका का। जो फ़ोन चला रहे हो ये किसका? या फिर जो इसका जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड किसका? अमेरिका का। इंस्टाग्राम किसका? अमेरिका का। फेसबुक किसका? अमेरिका का। है ना? तो सब तो उनका है। अमेज़न जहाँ से ऑर्डर करते हो किसका? अमेरिका का। है ना? इसी को कहते हैं डिपेंडेंसी की कल यूट्यूब ये सब बंद हो जाए तो इंडिया गया। है ना? तो इसको कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। चलिए, चेंज इन गवर्नमेंट्स एटीट्यूड हो गया। है ना? अब तो भाई वो खुद भी इकोनॉमिक स्ट्रेन थी ब्रिटेन के ऊपर और पहले इंडिया से पैसे आते थे। अब इंडिया को जिंदा रखने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। फिर इसके बाद अब क्या होगा? 1945 के इलेक्शंस होने ही थे क्योंकि लास्ट इलेक्शन कब हुए थे? 1936 1937 के आसपास हुए थे। है ना? तो भाई 10 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए, ऑलमोस्ट 10 साल। तो अब वॉर ख़त्म हुई तो अब इलेक्शन होने थे। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि वापस जो इंडियंस हैं वो अपने पोर्टफोलियोज को संभाले और इनके ऊपर से स्ट्रेस खत्म हो और ये जो है अपनी फोर्सेस को ज़्यादा ब्रिटेन की तरफ लेके जाएं और अपने ब्रिटेन को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। ठीक है? तो ये होता है। फिर इसके बाद प्रेशर के अंडर आके ये लोग कैबिनेट मिशन लेकर आते हैं। कैबिनेट मिशन के थ्रू ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होती है आ, ये चलती है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है। फिर उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है जिससे कि भारत का पार्टीशन होता है बट संविधान हमारा यहाँ पे बन रहा होता है। ठीक है? ये जो पार्ट है ये हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बन गई और अब भारत जो है वो आज़ाद हो चुका है। माउंटबेटन प्लान आता है जिससे कि इंडिया का बंटवारा हो जाता है। ठीक है? चलिए, और इसमें कुछ है कोई इम्पोर्टेंट बढ़िया चीज़ होगी तो बताता हूँ अगर कुछ मिलेगी तो। हाँ, ये रहा। अ, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, बढ़िया बन रही है। ठीक है? बढ़िया बन रही है और अब बेसिकली इसी के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। नेहरू जी ने 10 जुलाई 1946 को एक बात कह दी। नेहरू जी ने कहा कि वी आर नॉट बाउंड बाय एनीथिंग अदर देन द डिसीजन वी हैव मेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हमारा मन होगा हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। तो जिन्ना कहता है अरे ये बात से तो पलट गए। मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा है ना, द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस एंडोर्स द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट मिशन कि ठीक है लॉन्ग टर्म में हम देख लेंगे टू नेशन थियरी जो भी करना है। अभी बेसिकली संविधान बना लो। ठीक है? बेसिकली ब्रिटिश कह रहे थे हमारा पीछा छोड़ो भाई, तुमको जो करना है करो। है ना? लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि हम तो वही करेंगे, वी आर नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। तो जिन्ना कहता है अरे यार ये लोग तो मतलब बाद में लग रहा है धोखा देंगे, तो ये कहते हैं डायरेक्ट एक्शन। तो जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर देता है 1946 को और उसी डायरेक्ट एक्शन में इतना ब्लडशेड होता है, इतना ब्लडशेड होता है कि माउंट बैटन को फिर लेके आना पड़ता है माउंट बैटन प्लान। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कॉम्प्लिकेट करा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से स्टार्ट करना। अगस्त ऑफर में जब हम बात कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की, ये यहीं पे फंसे हुए हैं। फिर वेवल प्लान में वो मतलब बेसिकली एक कम्युनल कम्युनली पेंट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को बाय गिविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स एंड टू हिंदूज कि बेसिकली जो हमारा आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है वो यहाँ पे डिफीट हो जाता है। फिर कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन में जो क्या कहते हैं, क्या मतलब कैबिनेट मिशन जो था और उसका सब्सिक्वेंट डायरेक्ट एक्शन में ये लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा। मतलब इन लोगों ने रोका ही नहीं क्या उसको। वो कह रहे थे कि हम कैसे रोकें, हम कोशिश कर रहे हैं नहीं रुक रहे, इतने लोग हैं हमसे नहीं रुक रहे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 रोक दिया था। है ना? ऐसे झूठे कहीं के जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पीठ तोड़ दी थी। है ना? ये वो लोग हैं। तो यही इनका टू फेस था। फिर उसके बाद पाकिस्तान का वो हो जाता है, क्या कहते हैं, मतलब देश को आज़ादी मिल जाती है। चलिए, रोल ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन नेशनल मूवमेंट देखते हैं। गांधी जी से पहले भीमा बाई होलकर जी थी जिन्होंने बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे ब्रिटिश के खिलाफ। रानी चेन्नम्मा जी के टूर की। उसके बाद हाउ कैन वी फॉरगेट बेगम, रानी बेगम हजरत महल ऑफ अवध। फिर उसके बाद महारानी वेलु नचियार। ये ऐसे करके मतलब भीमाबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, रानी और महारानी वेलु नचियार, इतना याद कर लो। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इतनी सारी थी, मेरे को बस दो ही याद होती हैं। एक तो टेस बाई, मतलब बाई जो है वो थोड़ा इजीली याद होती है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, टेस बाई। फिर उसके बाद
रानी जिंदन कौर, क्योंकि इनको तो मतलब ह्यूमिलिएट किया था ना इनको। चलिए, फिर उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट में विमेन जो हैं वो आती हैं, वो कपड़े खादी को वीव करने लगती हैं, और फिर इसी के साथ साथ वो पिकेटिंग करते हैं। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, हम दारू शराब की दुकान के बाहर खड़े हो गए, अब अंदर नहीं जाने देंगे तुमको, है ना, वैसे करके। चलिए, रोल ऑफ वुमेन इन गांधीयन फेस, तो उसके अंदर क्या करना है, वुमेन जो थी, अगर आप देखोगे तो ये जो प्रभात फेरीज होती थी, कहाँ लिखा है प्रभात फेरी, प्रभात फेरियों में, रैलीज में ये आती थी, प्रोटेस्ट में आती थी, और फिर विमेन के विमेन के एग्जाम्पल लिखने, जैसे कि भाई यहाँ पे रेवोल्यूशनरी में कल्पना दत्ता चिटागोंग आर्मरी रेड में थी भाई, दबंग लेडी। फिर रानी गिडन लियू, क्वीन ऑफ नागालैंड इनको कहते थे, इनका एक वो था ना, हेराका करके, हेराका हेराका मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी थी वहाँ पे, और इन्हीं को क्वीन ऑफ नागालैंड भी कहते थे। चलिए, आगे चलते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जी थे, इन्होंने यूएन की मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था सैन फ्रांसिस्को में। टेंशन नहीं लेने का, नीचे अगर देखोगे तो पूरी लिस्ट होगी। ये देखो, इधर पूरी लिस्ट है, जो इम्पोर्टेंट है याद कर लो। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। द इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, ये किताब भी इन्होंने लिखी। इसके बाद अगला जो है वो होगा, ये इतने सारे हैं इनमें से, आई डोंट थिंक कि वी विल बी एबल टू रिमेंबर। जो याद होते हैं उनको रख लो, जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी, वैसे ही सरोजनी नायडू ने सिविल राइट्स की बात करी, है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रख लो। पंडिता रमाबाई को मत भूल जाना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। याद करो, हमने एक मार्गरेट कजन्स देखी थी जिन्होंने वोटिंग राइट्स की बात करी थी, यहाँ नहीं होगा तो जोड़ देना। विजय लक्ष्मी पंडित, ये बेसिकली कॉन्स्टेंट असेंबली का भी पार्ट थी, और ये फर्स्ट इंडिया की एम्बेसडर थी टू द सोवियत यूनियन। ध्यान से इसका टाइटल भी देख लेना, वुमेन लीडर हु कंट्रीब्यूटेड टू फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डबल डबल मिल रहा है। सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, फिर इसके बाद भाई ये सब तो हमको पता है, सुचेता कृपलानी जी जिन्होंने वंदे मातरम गाया था, ये मत लिखना, ये लिखना है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस इन्होंने फॉर्म करी थी। खत्म, तीन चार लिख दिए, आपके कॉम्पिटिटर एक दो भी नहीं लिख पाएंगे। चलिए, आगे चलते हैं। रोल ऑफ कैपिटलिस्ट क्या था भाई, इन लोगों ने मनी से सपोर्ट करा, ठीक है, इन लोगों ने मनी से सपोर्ट करा, और इसी के साथ साथ क्या कहते हैं, मतलब इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, स्वदेशी में, और यहीं पे हमको चिदम्बरम पिल्ले जी का नाम याद आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वीओ चिदम्बरम पिल्ले, जिन्होंने शिप नेविगेशन कंपनी खरीद ली थी वॉर टाइम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेबर एंड कम्युनिस्ट क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट करा भाई, लेबर अपने आप में एक क्लास है ना, तो वो पूरी क्लास जो थी गांधी जी के पीछे खड़ी हुई, स्पेशली इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस में ज़्यादा नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं, और हम कहेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में भी ये आए थे, क्योंकि जो वॉर टाइम के रिप्रेशंस थे उनमें लेबर क्लास से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। ये कम्युनिस्ट है, तो यस मतलब आई थिंक मतलब ऐसा आ सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द फिलोसफी ऑफ कम्युनिज्म इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो एम एन रॉय से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में आप बोल सकते हो, कैसे उन्होंने लेबर यूनियंस को गाइड किया, है ना, वो सारी चीज़ें तो हम लिखेंगे। और इसी के साथ साथ इनकी कुछ, मतलब मैंने इसको ऐसे याद किया है, एल KLM ऐसे करके याद किया है। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें बेसिकली डांगे जी, नलिनी गुप्ता, ये दोनों इन्वॉल्व थे, और मुजफ्फर अहमद एंड शौकत उस्मानी। तो ये बेसिकली कह रहे थे कि एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप इस्टेब्लिश करे थे टू ओवरटर्न द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, यहाँ पे भगत सिंह एंड अदर्स जिन्होंने बम मारा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, थोड़ा बहरा हो गया था ना ईस्ट इंडिया कंपनी। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें बेसिकली एंटी कम मतलब बेसिकली इरविन जो था ना, इसने 31 कम्युनिस्ट को पकड़ा था, ठीक है, और उस पे लिखा था कि ये लोग जनरल स्ट्राइक्स और आर्म्ड अपराइजिंग करने वाले थे अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया। प्रिंसली स्टेट्स का क्या रोल था, बहुत लिमिटेड रोल था, यूजुअली ये उन्हीं की तरफ होते थे, है ना, ऐसे करके लिख देना। और वहाँ पे आप लिख देना कि झांसी, बरेली, जगदीशपुर, इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करा। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, एग्जेम्पलरी लीडरशिप, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करे। प्रजामंडल एक चीज़ थी जो इन्होंने करी, वो लिखना, कहाँ लिखा, ये रहा प्रजामंडल। ठीक है, इन्होंने प्रजामंडल बनाए थे कि प्रजा खुद अपना फ्यूचर तय करे, अपना फेट तय करे। ठीक है, चलिए
फिर यहाँ पे लिखा है कि अलग-अलग आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड कौन से थे। नेशनलिस्ट थे जो कि रेवोल्यूशन चाहते थे, एकदम एक्सट्रीमिस्ट जैसे कि हमारे सचिंद्र नाथ सैनियाल या भगत सिंह। गांधीज़्म, गांधीवादी फॉलोअर्स भी थे, गांधी जी के थे, है ना? चंपारण खेड़ा हरिजन्स के लिए जो उन्होंने किया। कम्युनिज़्म, एम.एन. रॉय, डांगे, नलिनी गुप्ता अभी देख कर आए। फेमिनिस्ट भी थे जैसे कि ऑल इंडिया वुमेन। फेमिनिस्ट में फेमिनिस्ट स्कॉलर्स पंडिता रमाबाई हो गई, है ना? ये सारे के सारे आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो। फिर उसके बाद सोशलिज़्म का राइज़ था, उसमें भगत सिंह आ जाएँगे, जवाहरलाल नेहरू कैसे भूल सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस कैसे भूल सकते हैं। फिर कम्युनलिस्ट हिंदू महासभा का और मुस्लिम लीग का नाम आप यहाँ पे लिखोगे। कास्ट बेस्ड में आप किसका नाम लिख सकते हो? आप ज्योतिबा फूले का एग्ज़ाम्पल लिखना चाहो तो लिख दो, अंबेडकर का एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो। फिर उसके बाद कास्ट बेस्ड मूवमेंट में हम गांधी जी का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसमें एक जस्टिस पार्टी का एग्जाम्पल भी आता है, ये रहा जस्टिस पार्टी। अभी पढ़ा है, मतलब सुबह ही मैंने फुल वीडियो बनाया इसलिए याद है। पेजेंट मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो रंफा इन आंध्र प्रदेश याद करो। रंफा हुआ था, रंफा आंध्र प्रदेश में। रैयतवाड़ी एरियाज, मद्रास विटनेस्ड पेजेंट एजिटेशंस, ये भी ठीक है चलो। फिर उसके बाद मोफला भी है, लेकिन मोफला को ना हम मानते नहीं है कि मतलब इतना, मतलब मोफला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से पीछे लड़ गए थे। ठीक है। फिर इसके बाद लेबर क्लास मूवमेंट्स थी, तो लेबर क्लास में कौन आ जाएंगे? एन एम लोखंडे। ठीक है, एन एम लोखंडे जी आ गए। फिर उसके बाद लाला लाजपत राय आ जाएंगे जिन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनवाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर इंडियन नेवल रिवोल्ट, इन सब में पार्टिसिपेट करा, ऐसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। वी हैव टू राइट दैट, है ना? एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, हमारा स्वराज एंड हमारे तिलक जी के बारे में। फॉरेन पार्टिसिपेशन, तो फॉरेन पार्टिसिपेंट कौन थे? इन्होंने एक भी नाम नहीं लिखा और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि दे विल आस्क कि मतलब कौन थे, तो ऐसे सी एफ एंड्रूज हो गए, है ना? एनी बेसेंट हो गई, तो ये इन सब ने पार्टिसिपेट किया। तो हमको चैट जीपीटी से एक बार लिस्ट बनानी है कि वो सारे के सारे फॉरेनर्स जिन्होंने इंडियन फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा। एओ ह्यूम का नाम लिखना ठीक होगा कि नहीं होगा, कंट्रोवर्शियल है, बट जब एग्जाम में पेन नहीं चलेगा तो फिर तो ये भी लिख देंगे, है ना? एनी बेसेंट एक नाम याद आ रहा है। और और कौन था? मतलब बेसिकली इंटरनेशनल प्रेस में से भी आए थे ना जो गांधी जी के साथ घूमते थे, है ना? उनका भी नाम लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी। सबसे पहले है बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि लॉयन ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं। तिलक जी ने स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट को पॉपुलराइज करा। इनके मराठा एंड केसरी जो है इनके न्यूज़पेपर थे। इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग भी बनाई और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, मुझे याद आ रहा है ये इन्हीं की है। तिलक जी ने क्या बनाई? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तिलक जी का रोल क्या था? तब से वही पढ़ते हुए आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने, ये बेसिकली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने ओवर 500 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा। इन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और सत्याग्रह जो था और क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। फार्मर्स के लिए गए ये खेड़ा में। याद करो, फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन कराची सेशन 1931 का प्रेसिडेंट कौन था? वल्लभ भाई पटेल जी थे। इन्होंने इंडिया की विजन को एक सेक्युलर और एक इंक्लूसिव विजन दी। ठीक है, सेक्युलर और इंक्लूसिव विजन दी। और इसी के साथ साथ इनका फेथ था डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इन्होंने फेथ दिया, है ना? और इन्होंने जो रेडिकल या जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनकी तरफ भी अर्ली अपने एज अ वाइस एज अ क्या कहते हैं, डेप्यूटी डेप्यूटी पीएम, उन्होंने उसके लिए भी काम करा। चलिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले तो भाई टेक्नोलॉजिकली है इनका कंट्रीब्यूशन, कहाँ पे आईआईटी एनआईटी बनाए। फंडामेंटल राइट्स, नेहरू जी का, ही हेडेड द कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। नॉन कोऑपरेशन में थे, 12 साल जेल में रहे। फिर इसके बाद इन्होंने और क्या करा? नॉन अलाइन मूवमेंट, भाई ये इंटरनेशनल क्यों भूल जाता हूँ बार बार। 5 ईयर प्लान इनका इनका ब्रेन चाइल्ड था। फिर इसी के साथ साथ इंडिया को एक डेमोक्रेटिक प्लस सेक्युलर पाथ पे लेके जाने में इनका इंस्ट्रूमेंटल रोल था। टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जैसे कि आईआईटी का गठन करना, एचएएल का गठन करना, ये सब इन्होंने ही करा। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1938 टू 1939। इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई इन एग्जाइल। फिर इसी के साथ साथ ही इज़ अ नेशनल आइकन एंड इज़ अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, ये चीज़ लिखना। जय हिंद जो था इन्होंने ही फेमस किया। चल, है ना? जय हिंद इन्होंने ही फेमस किया। और फिर इसके बाद इन्होंने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी करी। जैसे कि ये लोग एक्सेस पावर के साथ इन्होंने हाथ मिलाया, है ना? जर्मनी, जापान एंड रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट इंडियन स्ट्रगल, ये इनका रोल था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे।
और इन्होंने सैक्रिफाइस का वैल्यू दिखाई, मतलब लेड बाय एन एग्जाम्पल, है ना, जो कि क्या कहते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज को छोड़ना उस टाइम पे जब वो इतनी प्रेस्टिजियस होती थी। चलिए बढ़िया है, आगे देखते हैं। ओके। अम, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस है, और जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी, ये देख लेते हैं एक बार। ये जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, ये बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करते थे। गांधी जी कहते थे कि रूरल इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट करना है। इन्होंने नॉन वायलेंस को एडवोकेट किया, पीसफुल मीन्स को एडवोकेट किया। इन्होंने कहा कि हमको नॉन वायलेंस के साथ साथ एक मॉरल मैन बनाना है। ये कहते थे हमको एक साइंटिफिक मैन बनाना है। ये कहते थे कि सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इक्वालिटी के लिए। ये कहते थे कि अपलिफ्टमेंट दलित्स की करनी है, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी करनी है। मतलब ये कहते थे कास्ट सिस्टम जो है, इट इज़ वो इट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये कहते थे कास्ट सिस्टम ठीक है, उसके अंदर अनटचेबिलिटी ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस, ही वॉज अ मैन ऑफ रिलीजन, है ना, वैसे करके। तो ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। हमारा पेन चल रहा है, हम खुश हैं। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस का भी देख लेते हैं। ये कहते थे कि मतलब थोड़े नॉन वायलेंट और पीसफुल मीन्स होने चाहिए। ये थोड़े मिलिटेंट थे, ये डेमोक्रेटिक नेचर के थे, ये थोड़े से अथॉरिटेरियन इनकी पॉलिसीज थी। सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने, इंडिपेंडेंट, ठीक है ये तो सेम ही हो गया। इन्होंने बेसिकली आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव नहीं करते थे, इन्होंने तो आईएनए बना दी। इन्होंने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुना, जबकि ये एक्सेस पावर के साथ अलाइन कर रहे थे फॉर इंडियाज फ्रीडम। लीडरशिप का स्टाइल वही डेमोक्रेटिक और ये थोड़ा अथॉरिटेरियन। फिर उसके बाद लेगेसी में अगर हम बात करें तो भाई सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस है ये हमारे, और ये हमारे हैं आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। चलिए, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, जो दोनों का मतलब वही सेम ही लिखेंगे, मिलिटेंट, नॉन वायलेंस, है ना। कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, पॉलिटिकल गाइड, तो ये मॉरल गाइड थे, है ना, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस तो छोड़ दी थी। देखो यहाँ पे ये कहते हैं लीडरशिप मॉरल अथॉरिटी से, कि मतलब मैं इतना हाई रहूं कि मैं एग्जाम्पल ही ऐसा बन जाऊं कि आप मुझे फॉलो करो। अथॉरिटेरियन स्टाइल था। फिर इसके बाद ये कहते थे कि डायलॉग एंड नेगोशिएशन से भाई आज़ादी ले लो। ये कहते थे कि निकालो बंदूक, मारो ब्रिटिश को। ये कहते थे कि नॉन अलाइनमेंट होनी चाहिए एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ये कहते थे कि भाई अलाइन करना पड़ेगा व्हेन यू आर वीक, यू हैव टू अलाइन विद वन स्ट्रॉन्ग साइड। लेगेसी इनकी क्या है, फादर ऑफ द नेशन, ही इज़ द नेशनल हीरो एंड सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। 23 जून पराक्रम दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस इन्हीं के बर्थडे पे मनाते हैं। जो ऊपर डिफरेंसेस लिखे हैं वही यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है, ठीक है। मॉरल अथॉरिटी आप देख सकते हो, अथॉरिटेरियन अप्रोच, डायलॉग एंड नेगोशिएशन, नॉन अलाइनमेंट, सेम चीज़ लिखी है, कुछ अलग नहीं लिखा। आगे देखते हैं अंबेडकर जी। अब अंबेडकर जी ने क्या क्या किया है, खोटी सिस्टम करके एक होता था, अगर इसमें नहीं है तो लिख लो। खोटी सिस्टम के खिलाफ इन्होंने बोला है। फिर इसी के साथ साथ एक वो था चेपनूर, ऐसा कुछ एक वो था, मतलब चेप चेन्या चेपनार करके, चेपनेर करके एक जगह थी, वहाँ पे मतलब बेसिकली इन्होंने फार्मर्स के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट भी करी थी, ठीक है। तो महात सत्याग्रह एक ये हो गया। दूसरा, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। हिंदू कोड बिल लेकर आए फीमेल के लिए, मतलब हिंदू कोड बिल पे तो भाई ये अड़ गए थे, मैं सरकार मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोलते थे। तो हिंदू कोड बिल इन्हीं की वजह से आया। उस समय इतनी ज़्यादा कांग्रेस को मतलब रेसिस्टेंस मिली थी हिंदू कोड बिल के लिए। बट आज ये माना जाता है कि हिंदू कोड बिल, इट वाज सम ऑफ द मोस्ट रिफॉर्मेटिव स्टेप दैट दैट द गवर्नमेंट कुड टेक एट दैट टाइम, है ना। तो वैसे करके कि सोसाइटी के खिलाफ, ऐसा ही कुछ कह लो कि शबरीमाला का भी जजमेंट हो गया, ठीक है। या फिर सेक्शन 377 जो होमोसेक्सुअलिटी का है। फाउंडेड पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी तिलक जी की, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इनकी, ठीक है। हिंदू कोड बिल, आर्टिकल 17, महात सत्याग्रह। वीडी सावरकर जी, ये अपनी हिंदुत्व की फिलॉसफी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। मित्र मेला एंड अभिनव भारत, ये थोड़ा मिलिटेंट एक्टिविज्म हो गई। जेल में थे तो इनकी एक नोवेल थी काला पानी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, एंड देन उसके बाद हिंदू महासभा का फाउंडेशन में और उनको उसको रन करने में इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो था। और सावरकर बेसिकली ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। आई डोंट थिंक यूपीएससी इज़ गोइंग टू आस्क यू, क्योंकि अम, मतलब ये ऐसे हो जाता है ना कि ये थोड़ा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है आइडियोलॉजी। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले एंड हिज कंट्रीब्यूशन, ये भी देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अ, एक 1911 में एक बिल लेकर आए थे, किसके लिए, प्राइमरी एजुकेशन बिल, ठीक है। तो वो एक हम लिख सकते हैं अगर इसमें नहीं है तो।
इन्होंने बेसिकली गांधी जी ने इनको क्या कहा है, ही वॉज माई गांधी जी ने कहा कि ही इज़ माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं, है ना, उसको लाने में ये इंस्ट्रूमेंटल थे। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि इन्होंने इंडिजीनियस इंडस्ट्री को सपोर्ट करा कि इंडिजीनियस इंडस्ट्री होनी चाहिए। और ये बेसिकली इंग्लैंड में स्पीचेस जो थी उसकी उससे मतलब इन्होंने अटेंशन ड्रू करी। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजर थे, जैसे कि मतलब प्रमोटेड सेल्फ रिलायंस एंड सिविक एंगेजमेंट। ये सारी कॉमन चीज़ें जो हम हर लीडर के लिए लिखते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक क्रिटिक, है ना, ऐसी सारी बातें हमको लिखनी है। सरोजनी नायडू जी का ऊपर ही हम देख कर आ रहे हैं। ठीक है, 1925 में ये प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है। ये अपनी स्पीचेस के लिए जानी जाती थी। इन्होंने नेशनलिस्टिक पोएम्स भी लिखी हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ क्या था वो, वेस्ट अफ्रीकन इंडियन, ऐसा कुछ है, यही है ना, ये सॉरी, ईस्ट अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस की ये क्या कहती हैं, इन्होंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। ठीक है। और इन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं, जैसे कि भारत भाग्य विधाता। और इन्होंने इसमें यार इनकम्प्लीट सा है, सरोजनी नायडू ने दार्शना मिल जो सत्याग्रह था उसमें भी पार्टिसिपेट करा, उसको लीड करा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह लीड कर रही है, सोचो। फिर उसके बाद ये छोटे-छोटे हैं, खान अब्दुल गफ़र खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ये इनका खुदाई खिदमतगार इनकी एक वो थी, ग्रुपिंग थी। और इनको रेड शर्ट्स भी कहते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ तो ये रोने लग गए, बोलते हैं मैं नहीं जा रहा, ये फालतू की चीज़ है, और अगर पाकिस्तान बनेगा तो मुझे पश्तूनिस्तान भी चाहिए। और इनके एफर्ट्स के लिए इनको भारत रत्न भी मिला है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक फॉरेन नेशनल को भारत रत्न मिला है ना। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी किताब है। और ही इज़ नोन फॉर, मतलब ही वॉज द प्रेसिडेंट, इन्होंने काफ़ी सारे नेगोशिएशन किए, जैसे ऑगस्ट ऑफर क्रिप्स मिशन। और इसके लिए ये जाने जाते हैं। ये अपनी सेक्युलर आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, है ना, सेक्युलर आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, इसकी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब इसका मतलब क्या होगा कि हर यूनिवर्सिटी जो कि एक अच्छे लेवल पे पढ़ाएगी उसको ग्रांट दिए जाएंगे। इसको कहते हैं कि एक टूल सा है सरकार के हाथ में कि पैसे, मतलब अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहुत जल्दी जाने वाला है। मैडम भिकाजी कामा, इन्होंने बेसिकली स्टटगार्ट जर्मनी में भारत का जो फ्लैग है उसे अनफर्ल किया था। ये सेक्रेटरी भी थी दादा भाई नौरोजी की, वीडी सावरकर हो या श्यामजी कृष्णा वर्मा, हर किसी के साथ ये एसोसिएटेड हैं। इन्होंने वंदे मातरम नाम का एक न्यूज़पेपर था उसको भी एडिट करा है। इन्होंने यूथ को, मतलब यूथ को लंदन में, मतलब लंदन में यूथ को ऑर्गेनाइज भी करा है। और जो इंडियन फ्लैग इन्होंने होस्ट करा था उसमें क्या था, सैफरन था, रेड था, ग्रीन था, स्ट्राइप, रेड ग्रीन स्ट्राइप थी, मतलब सैफरन रेड ग्रीन, और उसपे मून एंड क्रेसेंट, मून एंड स्टार्स थे जो कि हाईलाइट करता था। और उसपे नीचे वंदे मातरम लिखा था जो कि हाईलाइट करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे। और इसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें की। ही वॉज द वाइस चांसलर, सर्व्ड एज द यूनिवर्सिटी चांसलर। एंड इंडियन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आई, इंडियन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद जब हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शायद, यूपी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एंड इंडियन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो इलाहाबाद में हुई, उसमें भी इन्होंने को फाउंड करा उसको। एंड ही वॉज द वाइस चांसलर। आई एम नॉट रीडिंग अबाउट हिम इन ग्रेट डिटेल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार ऐसे मतलब इनका कुछ पूछेंगे, वो पूछेंगे तो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ का पूछते हैं, जैसे अंबेडकर, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा रहते हैं न्यूज़ में। सरोजिनी नायडू का पूछ सकते हैं। इंडिया's freedom struggle was shaped by diverse groups of leaders, each contributing uniquely to the cause. For from Gandhi's non-violence and Ambedkar's fight for social justice, Bhikaji Kama's revolutionary zeal, Azad's political insight, their varied approaches formed a united front. Together, they reflected nation's resilience, diversity, and shared desire for independence. And with this, we have finished this book. This is what I am saying. We have finished this goddamn book in less than 3 hours. है ना? In 3 hours. That is what is the पहली बार समय लगता है, बाद में आसानी से हो जाती है। So now we will do another book. Let us start with Society.